सभी छात्र छात्राओं का आज स्वागत है व्याकरण की इस कक्षा में, जिसमें आपको आज संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये विकारी शब्द में आते हैं और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, जैसे संज्ञा का अर्थ होता है किसी नाम से। संज्ञा जहाँ होगा वो किसी नाम से होगा, और नाम का अर्थ होता है तो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी पदार्थ का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, किसी समूह का नाम हो, वो सब संज्ञा है। स्मरण रहे कि संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उन्हीं नामों से हम उनको बुलाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। उन नामों को ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी क्या? किसी प्राणी, किसी स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। इस उदाहरण में श्री कृष्ण और अर्जुन प्राणी हैं, कुरुक्षेत्र स्थान है, गीता वस्तु है और उपदेश भाव है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन ये प्राणी हैं, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र है, स्थान है, तो कुरुक्षेत्र जातिवाचक संज्ञा। गीता वस्तु है, गीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उपदेश भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से बच्चों आप समझेंगे कि संज्ञा मतलब क्या। संज्ञा मतलब किसी प्राणी, व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग आगे देखेंगे कुछ और उदाहरण। जैसे प्राणी, तो प्राणियों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राम कृष्ण, बुद्ध, नानक, गोविंद सिंह, सोहन, मोहन, प्रदीप, नर, नारी, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, सिंह ये सब प्राणी हैं। स्थान में चंडीगढ़, नागपुर, दिल्ली, कोलकाता, राजधानी नगर, गांव, चौक, गली, मोहल्ला ये सब स्थान हैं। वस्तु में मेज, कुर्सी, पुस्तक, रामायण, महाभारत, गीता, कमरा, चित्र, रेडियो, दूरदर्शन, पेन, कलम, दवात ये सब वस्तुएं हैं। भाववाचक में बचपना, मिठास, लिखाई, बनावट। इसमें भाव आता है, जिसमें भाव जल के किसी वाक्य के माध्यम से जब हमारे मन में कोई भाव जगता है, चाहे वो प्रसन्नता का भाव हो, चाहे वो क्रोध का भाव हो, दुख का भाव हो, वेदना का भाव हो, कष्ट का भाव हो, उसे भाव कहते हैं। और जो यहाँ पर वस्तु दी गई हैं ये सब आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। स्थान ये भी व्यक्तिवाचक में आएंगे और प्राणी भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। इसी प्रकार बच्चों आप देखेंगे सभी छात्र कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप आगे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किंतु अगर आप अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और भी जोड़ देंगे तो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हुए: व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक में किसी विशेष प्राणी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ये विशेष व्यक्ति हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में इनका नाम आएगा। पटना
राजधानी है, लखनऊ राजधानी है, दिल्ली राजधानी है। इसी प्रकार पुस्तकों में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे आप लोग सब। अब आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे आप लोग वे संज्ञा शब्द जिनसे सारी जाति का बोध होता है। सारी जात, जैसे आप समझेंगे, बहुत सरल है समझना। मनुष्य, मनुष्य की जाति है। मनुष्य क्या है? एक जाति में आता है, इसका कोई नाम नहीं है। अगर नाम होगा, जैसे राम है तो राम नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर मनुष्य की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो संपूर्ण जात की बात हो जाएगी। जैसे पर्वत हैं तो पर्वतों का भी समूह होता है, पर्वत की जाति होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है, और यह आपका केटू गाडविन ऑस्टिन पर्वत है। पुस्तक भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तकों में अनेक पुस्तक आ जाती है। रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, गोदान, कफन, सेवा सदन, ये किताब हैं, पुस्तकों के नाम हैं। अगर इसको पुस्तक बोलोगे तो जातिवाचक संज्ञा, पुस्तकों के नाम बोलोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांव बोलोगे तो जातिवाचक संज्ञा। अगर गांव का नाम, जैसे गांव का नाम है लालापुर, तो ये गांव हो गया। मानपुर गांव हो गया। कोरांव, मानपुर, अंबेडकर नगर, ये सब गांव के नाम हैं। जगदीशपुर, ये गांव के नाम हैं। अगर गांव के नाम लेंगे तब व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन अगर आप केवल गांव लिखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। नगरों में भी हर क्षेत्र के नगर अलग अलग होते हैं, नगरों के नाम होते हैं। जैसे इलाहाबाद आपका नगर है, तो यहाँ पर इलाहाबाद जातिवाचक संज्ञा होगी। इलाहाबाद है तो इलाहाबाद व्यक्तिवाचक होगा। अगर नगर से संबोधित किया जाएगा जातिवाचक होगा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिन नामों से किसी के गुण, दोष, स्वभाव या दशा आदि भावों का बोध हो, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, चंचलता, मूर्खता, बचपन, बुढ़ापा, घबराहट आदि। सुंदरता भाव है, किसी व्यक्ति की सुंदरता अगर व्यक्त करेंगे। जैसे यह पुस्तक बहुत सुंदर दिखती है। चंचलता, बच्चों में चंचलता बहुत होती है। मूर्खता भाव है, किसी व्यक्ति के ये दुर्गुण हैं। इन दुर्गुणों से हम पता चलता है कि ये भाव निकल के आता है। बचपन, ये भी भाव है। बुढ़ापा शब्द भाव है। घबराहट शब्द भाव है। यानी मनुष्य के भीतर से जो भाव निकलते हैं वो सुंदर भी हो सकते हैं
उसमें गुण भी हो सकता है, दुर्गुण भी हो सकता है, उसमें चंचलता भी हो सकता है, प्रसन्नता भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, दया भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, करुणा भी हो सकता है। ये भाव ये मनुष्य के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से निकल कर आते हैं। इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय से आप जानते हैं कि समुदाय किसी समूह को लेकर चलते हैं, किसी एक को नहीं। वो संपूर्ण जाति का, संपूर्ण मनुष्य का, संपूर्ण सभा का नेतृत्व करते हैं। तो समूह को प्रकट करने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना एक समुदाय है, तो सेना में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना आ जाती हैं। सेना है वो समूह है। सभा, सभा भी कई, जब सभा बैठती है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये आपकी सभा है। सभा समुदायवाचक है क्योंकि सभा में कई दल एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार कक्षा, कक्षा से प्रत्येक विद्यार्थी हर कक्षा में पढ़ते हैं, वे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो वो एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कमेटी, किसी जनगणना के लिए कमेटी बनाई गई, किसी भ्रष्टाचार पर कोई जांच समिति बनाई गई, किसी नीति आयोग की विभिन्न योजनाओं पर समिति बनाई गई, वो आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। क्योंकि कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और इसमें 8 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये समुदायवाचक हुआ क्योंकि कमेटी में कई लोग एक साथ होते हैं। इसी प्रकार भीड़, भीड़ तो आप जानते ही हैं, चाहे वो सड़कों पर हो, मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, विश्वविद्यालयों में हो, वो क्या है, वो भीड़ है। भीड़ संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, आगे देखेंगे आप लोग। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन वस्तुओं से और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। द्रव्य माने क्या, द्रव्य माने कोई पदार्थ, कोई वस्तु। जिन वस्तुओं से और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, दूध, पानी, मिट्टी आदि। तो सोना को से आप कई आभूषण बना सकते हैं, चांदी से भी आप कई आभूषण बना सकते हैं, तांबा को पिघलकर आप बिजली के काम में ले सकते हैं, लोहा से एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है, दूध से दही पनीर बनाया जा सकता है, पानी से खाना बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, पानी पीने के काम में आता है। और पानी तो हर चीज़ में काम आता है, चाय बनाने में भी आपको पानी का प्रयोग करना पड़ता है। मिट्टी से घर बनाया जाता है। मिट्टी हमारे शरीर को भी मजबूत करती है, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। और मिट्टी से ही अन्य मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई जाती हैं, मंदिरें बनाई जाती हैं। वो सब चीज़ मिट्टी से ही निर्मित है। यहाँ तक कि हमारा जो संपूर्ण शरीर है ये भी मिट्टी का ही बना हुआ है। तो मिट्टी एक प्रमुख पदार्थ है जिससे हम कई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है तथा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अगर आज नेहरू जी होते, इस वाक्य में नेहरू शब्द जातिवाचक है, किंतु नेहरू शब्द का व्यक्ति विशेष के साथ संबंध होने के कारण नेहरू शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नेहरू शब्द अगर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, अगर संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जाएगा तो नेहरू शब्द जातिवाचक भी हो जाता है। तो कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा तब जातिवाचक संज्ञा बनती है जब व्यक्ति का संबंध जाति के साथ हो। आज राम और लक्ष्मण जैसे भाई घर घर में दिखाई नहीं देते। इस उदाहरण में राम और लक्ष्मण ये दोनों संज्ञाएं किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? राम और लक्ष्मण जैसे भाई ये एक प्रकार का जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राम लक्ष्मण वैसे तो व्यक्ति हैं, लेकिन राम लक्ष्मण के माध्यम से कई लोगों को जोड़ा गया है। उनके गुणों को, उनकी मानवता को, लोक कल्याण की भावना को, उनके प्रेम को, भ्रातृत्व प्रेम को, समन्वय की भावना को, करुणा की भावना को, दया की भावना को, सत्य की भावना को, धर्म की भावना को, तो वो संपूर्ण जाति का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर राम और लक्ष्मण को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा तो व्यक्तिवाचक होंगे, लेकिन अगर राम और लक्ष्मण किसी जाति का बोध करा रहे हैं, संपूर्ण मानवता की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा आपका। इसी तरह आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं कहीं जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो आप लोग आज संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद पढ़ें, जिसमें आपको जानकारी मिली संज्ञा क्या है। संज्ञा माने नाम, वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का, पदार्थ का, द्रव्य का, किसी स्थान का, जाति का। संज्ञा के 3 भेद होते हैं हिंदी में। वो भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर अंग्रेजी के 2 और भेद जोड़ देंगे तो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, तो 5 संज्ञा हो जाएंगी। तो आज आप लोग संज्ञा की परिभाषा और उसका भेद पढ़े हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी और पेन उठाकर लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। एक क्रम से ही हम पढ़ा रहे हैं। हमने बताया कि आप ये संज्ञा क्या है। संज्ञा विकारी शब्द का प्रतिनिधित्व करता है। ये विकारी अविकारी जो हमने कल आपको बताया, उसी में विकारी का एक भाग है संज्ञा। कल हम आपको सर्वनाम बताएंगे, फिर क्रिया बताएंगे, फिर विशेषण, फिर उसी प्रकार हम उसमें चले जाएंगे अविकारी में। तो अविकारी में आपका क्रिया विशेषण आएगा, संबंध बोधक आएगा, विस्मयादि बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा। तो एक एक करके हम आपको टॉपिक वाइज क्रम से पढ़ाते जाएंगे। तो सभी छात्र छात्राएं इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा, सोच समझ के लिखिए, शब्दों को ध्यान दीजिए। जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे से लिखिए इसे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।